नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं उस टॉपिक का नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग। जैसा कि आप लोगों ने कई दिनों से इथेनॉल ब्लेंडिंग की चर्चा न्यूज चैनलों पर, समाचार पत्रों पर और आप सोशल मीडिया में जरूर सुनी या देखे होंगे। देखिए दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब सरकार E100 जैसे फ्यूल को भी मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कुछ समय के बाद आपको E100 जैसे फ्यूल भी बाजार में देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके सरकार ने E5 से लेकर के E100 तक का सफर तय किया, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारा जो डॉलर है वो बचेगा, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो BS3 और BS4 मॉडल की गाड़ियां यूज कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो हमारा ये फ्यूल इथेनॉल वाला है, अगर हम इसका इस्तेमाल अपने व्हीकल में कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और इस वजह से ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि मैं आपको सही चीजें आप तक पहुंचा सकूं, आपको मैं बता सकूं क्या होता है इथेनॉल, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और सरकार के मन में ऐसे क्या विचार आए कि उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने का आदेश दिया। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या इथेनॉल फ्यूल से वास्तव में गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको इन सारे तथ्यों के बारे में जानना है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सारे तथ्यों को। सबसे पहले हम जानने के यही प्रयास करेंगे क्या होता है इथेनॉल। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो गेहूं, चावल, मक्का और शुगर केन, जिसे आप गन्ना कहते हैं, इससे तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह केवल गेहूं, चावल, मक्का या शुगर केन से ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से इथेनॉल को तैयार किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में बांटकर देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड इथेनॉल फ्यूल। इसको तैयार किया जाता है गेहूं, चावल, मक्का, शुगर केन या जो सड़े गले फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, ये उनसे तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें पाया जाता है शुगर और स्टार्च। इसका फर्मेंटेशन करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस फ्यूल को हम फर्स्ट ग्रेड इथेनॉल फ्यूल कहते हैं। अब आता है सेकंड ग्रेड इथेनॉल फ्यूल। ये जो फ्यूल होता है ये एग्रीकल्चर वेस्टेज से तैयार किया जाता है। जैसे जो गेहूं की भूसी होती है, धान का पुआल होता है और जो गन्ने की खोई होती है, ये इससे तैयार किया जाता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको ये लगा होगा कि इससे इथेनॉल कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इथेनॉल को बहुत इजीली तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि गेहूं की भूसी, धान का पुआल और जो की जो खोई होती है, इससे इथेनॉल को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, लेकिन चूंकि तकनीकी हमारे पास है तो हम इसे इजीली बना लेते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्टार्च और जो शुगर होता है वो डायरेक्ट नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज। तो हमें इसे शुगर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, तब जाकर के इसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब जो थर्ड ग्रेड की फ्यूल है उसे हम बोलते हैं थर्ड ग्रेड इथेनॉल फ्यूल। ये जो फ्यूल होता है इसे हम एल्गी, शैवाल से तैयार करते हैं। हालांकि अभी शैवाल से इथेनॉल को तैयार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये फ्यूचर का फ्यूल है। जब हमें कभी जरूरत लगेगी तो हम शैवाल से भी इथेनॉल को हम बना लेंगे। देखिए दोस्तों, शैवाल या एल्गी होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो एल्गी होता है यह छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका एक समूह होता है जो आपको नदियों में, तालाबों में या जो गीले दीवार होते हैं उन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्लोरोफिल के कारण ये कुछ हरे दिखते हैं या कहीं कहीं जगहों पर ये कुछ भूरे या रेड कलर के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखने में ऐसा लगता है कोई छोटा पौधा हो या कोई घास हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का शुगर होता है, इसका भी फर्मेंटेशन करके हम इथेनॉल को बनाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र किया, एक स्टार्च का और एक शुगर का। तो जो हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको इसके बारे में ना पता हो तो वो भी पता हो जाए। स्टार्च होता क्या है हम समझ लेते हैं। स्टार्च
को समझने से पहले थोड़ा हम ये समझते हैं कि जो पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते कैसे हैं। देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब ये भोजन बना लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा मात्रा, मतलब जो एक्सेस मात्रा में भोजन बच जाता है, उसको स्टार्च के रूप में पौधे के तने में या जड़ में या फलों में स्टोर कर लेते हैं। इन्हीं को हम स्टार्च नाम देते हैं। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि जो ज्यादा मात्रा में पौधे का भोजन बच जाता है, पौधा उसे अपने जड़ों में, तना में और फलों में स्टोर कर लेता है, उसी को हम स्टार्च कहते हैं। अब शुगर क्या है? शुगर एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो मोटे तौर पे बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा शुगर होता है वह एक प्रकार का मीठा पदार्थ है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इथेनॉल क्या होता है और इथेनॉल को किन चीजों से बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि इथेनॉल बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इथेनॉल को बहुत सारे पदार्थों से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पदार्थ है जिससे हम इथेनॉल को बनाते हैं वो है शुगर केन, जिसे आप गन्ना कहते हैं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जो गन्ना है भारत देश में बहुतायत मात्रा में ये मिल जाता है, तो इसकी प्रोसेसिंग भी काफी चीप होती है। इनमें भर भर के शुगर पाया जाता है, तो फर्मेंटेशन बहुत ईजिली हो जाता है। इस वजह से हम ज्यादा प्रीफर करते हैं गन्ने से इथेनॉल को बनाने के लिए। हम मक्के से भी इथेनॉल बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम गन्ने से ही इथेनॉल को बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि गन्ने से इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है। तो हम बेसिक से लेंगे और आपको बताएंगे लास्ट तक कि कैसे इथेनॉल तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब गन्ने की बुआई हो जाती है और गन्ना जब मैच्योर हो जाता है तो गन्ने की कटाई कर ली जाती है और इसे शुगर मिल पर भेजा जाता है, यानी चीनी मिल पर भेज दिया जाता है। फिर इससे जो है चीनी को तैयार किया जाता है। जब चीनी बन जाती है तो कुछ तरल पदार्थ जो भूरे कलर का होता है वो बच जाता है, जिसे हम हिंदी में शीरा या इसे इंग्लिश में हम मोलासिस कहते हैं। ये इन्हीं मोलासिस से ही हम इथेनॉल को बनाते हैं। अब होता क्या है, हम इन सारे मोलासिस को एक बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें पानी और हम इसमें खमीर, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, इसको हम मिला देते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये आती है कि इसमें हम पानी या ईस्ट को क्यों मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोलासिस होता है, जिसे हम सीरा भी कहते हैं हिंदी में, ये थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी थोड़ा सा ये गाढ़ा ज्यादा होता है। जैसे चाशनी गाढ़ी होती है, उसी तरीके से जो हमारा मोलासिस है वो गाढ़ा होता है। तो इसके गाढ़ेपन को कम करने के लिए, इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें ईस्ट या खमीर क्यों मिलाते हैं? हम इसलिए मिलाते हैं जिससे मोलासिस में जो हमारा शुगर प्रेजेंट है उसको जो हमारा ईस्ट है उसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर सके, इसलिए उसमें हम ईस्ट को भी मिला देते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने मोलासिस में पानी और ईस्ट को मिला देते हैं और फिर उस टैंक को हम बंद कर देते हैं। लगभग 5 या 6 दिन तक उसको हम बंद किए रहते हैं एज इट इज। उसके बाद जब ओपन करते हैं तो हमको एक बना मिक्सचर दिखाई देता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जो हमारा ये ईस्ट है, ये मोलासिस में जो प्रेजेंट शुगर होता है उसे ब्रेक डाउन करता है और धीरे धीरे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल बनने के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती है बुलबुले के रूप में, और जो हमारा टैंक है वो थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे आपको 5 या 6 दिन के बाद जब आप टैंक को खोलेंगे तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा। इस मिक्सचर को नाम देते हैं वॉश। अब इस मिक्सचर में आप देखेंगे लगभग 8 से 12% आपको इथेनॉल मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पानी मिलेंगे। उसके बाद जो हमने ईस्ट के अवशेष हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत मात्रा में आपको शुगर भी देखने को मिलेगा और अन्य अशुद्धियां भी इसमें देखने को मिल जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मिक्सचर अभी हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हम वॉश नाम दे रहे हैं, ये जो है एक मिक्सचर है। अभी इसमें जो है प्योर इथेनॉल हम बाहर नहीं किए हैं। इथेनॉल 8 से 12% तो जरूर है, लेकिन इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा प्योरेस्ट फॉर्म में। तो इसके लिए हम जो है फर्दर आगे की प्रोसेस हम करते हैं। इसके लिए हम इसे भेजते हैं डेस्टिलेशन यूनिट में। अब हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सेकंड स्टेज में लेके जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डेस्टिलेशन यूनिट, और वहां पर ले जाकर हम इथेनॉल को शुद्ध रूप से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। होता क्या है दोस्तों, जब हम डिस्टिलेशन यूनिट में लेके जाते हैं तो इसमें 2 प्रोसेस होता है। एक को हम बोलते हैं एनालाइजर कॉलम और दूसरे को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन कॉलम। हम करते क्या है, इस मिक्सचर को हम एनालाइजर कॉलम में डाल देते हैं और एनालाइजर कॉलम में हम इसे स्टीम देते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसमें रीबॉयलर ट्यूब लगी होती है। उस रीबॉयलर ट्यूब के माध्यम से हम जो है इस मिक्सचर को स्टीम देते हैं। जब हम स्टीम देते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा उसमें इथेनॉल होता है, चूंकि वो हल्का होता है तो वो भाप बन करके ऊपर की तरफ उठने लगता है और उसमें जो पानी और अशुद्धियां हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। अब जब ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो इस वेपर को हम रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफिकेशन कॉलम में ट्रांसफर कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन कॉलम इस वजह से ट्रांसफर करते हैं कि इसमें से जो बची हुई अशुद्धियां हैं उनको भी दूर किया जा सके। तो इसके लिए हम इस हमारा वेपर है इथेनॉल का, इसे हम रेक्टिफिकेशन कॉलम में लेके आते हैं और इसमें जो पानी की मात्रा है उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं और उसमें जो और भी अशुद्धियां हैं जैसे एल्डिहाइड हो गया, जैसे एस्टर हो गया, हैवी एल्कोहल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इसकी मात्रा को हम कम करने का प्रयास करते हैं। जितना कम हो सके उतना हम करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ऐसा करने पर रेक्टिफिकेशन कॉलम में लगभग 95 to 96% जो इथेनॉल है वो हमारा बन जाता है। देखिए दोस्तों, अभी भी 96-95% भरे हमारा इथेनॉल बन गया है, लेकिन अभी भी ये 100% प्योर नहीं है, कुछ अशुद्धियां इसमें बची रह जाती हैं। तो इसको हम फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं, इसे हम भेजते हैं डिहाइड्रेशन यूनिट में। जब इसे हम डिहाइड्रेशन यूनिट में लेके जाते हैं तो 4 to 5% जो इसमें वाटर बचा हुआ है वो वाटर को भी हम बाहर निकाल देते हैं और जो अशुद्धियां थोड़ी बहुत मात्रा में रह गई हैं उनको भी हम डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं, कम से कम करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, 100% हम अशुद्धियों को बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अशुद्धियां तो रहेंगी ही, लेकिन जितनी अशुद्धियां हम कम कर सकते हैं उतना हम कम करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से जो हमारा डिहाइड्रेशन यूनिट है इसमें ए ग्रेड का इथेनॉल फ्यूल बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर ए ग्रेड का इथेनॉल फ्यूल बन गया है। अब हम करते क्या है, इसे हम ऑयल डिपोट में इसे हम भेज देते हैं। वहां पर कंप्यूटर सिस्टम से इसमें इथेनॉल को मिलाया जाता है, उसके बाद टैंकर में इसे फिल किया जाता है और वो हमारे फिलिंग स्टेशन तक भेज दिया जाता है, जहां पर जाकर हम लोग अपने कार, बाइक, स्कूटर में इस जो फ्यूल को हम भरवाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है शुगर केन से इथेनॉल तैयार किया जाता है और वो जो फ्यूल बन करके हमारी गाड़ियों तक कैसे आता है। ये आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात यह आता है कि सरकार के मन में ऐसे क्या विचार आया कि उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने का आदेश दिया। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसे सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आपको खुद जो है देखने को मिल जाएंगे। सरकार का ये मानना था कि जो इथेनॉल है उसको हम बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर की चीजें हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं, उनसे हम इथेनॉल को इजीली बना सकते हैं। तो भारत सरकार के मन में यही आया कि जो हमारे पास चीजें पहले से उपलब्ध है, अगर हम उससे इथेनॉल बना करके उसको हम पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होगा, और जो इंपोर्ट कम होगा तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा विदेशी मुद्रा है, जो हमें परचेज करने के लिए बाहर देशों को देना पड़ता है, वो हमें कम देना पड़ेगा। इससे हमारा जो फॉरेस्ट जो रिजर्व है वो हमारा बचेगा और इसका इस्तेमाल हम अपनी अर्थव्यवस्था में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था, इसीलिए सरकार ने सोचा कि हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आप जान लीजिए कि जो इथेनॉल होता है इसका जो माध्यम से जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। जैसा कि आप पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल जब बर्न करता है तो इसमें बहुत सारी टॉक्सिक जो गैसेस होती हैं वो भी बाहर निकलती हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। हमारे इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऐसा नहीं है, ये बहुत क्लीन फ्यूल है, इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन था कि अगर हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल में मिला करके तो जो हमारा वायु प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन दिखी भारत सरकार को। इसके अलावा भी आपको पता है कि 87% जो क्रूड ऑयल है भारत जो है उसे विदेशों से जो है इंपोर्ट करता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आप देख सकते हैं 87% जो है क्रूड ऑयल भारत आता है विदेशों से। तो हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम आत्मनिर्भर बनकर के कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा करंट में जो क्राइसिस चला उसमें स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया गया, तो उसका प्रभाव हमारे भारत देश में देखने को मिला। यहाँ पर भी हमें पेट्रोल डीजल की किल्लत झेलने पड़ी। तो ऐसा भविष्य में ना हो, हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी का एक ऑप्शन आ जाए, इसके लिए भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का जो है ये सोचा है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके आधार पर सरकार को ये लगा कि अगर इथेनॉल को पेट्रोल में मिला दिया जाएगा तो भविष्य में बहुत अच्छा होगा। यह सोच करके सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जो है वो बात कही। और अब देखे होंगे आप E20 जैसे जो फ्यूल हैं वो मार्केट में मिल रहे हैं। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग की वो लगभग 2003 से ही हो गई थी। 2003 में
E5 फ्यूल लॉन्च किया गया था, जिसमें सरकार ने ये बोला था कि हम जो है अब 5% इथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके हम उस फ्यूल को मार्केट में लेके आएंगे। हालांकि 2014 तक जो ये इथेनॉल है वो 1.5% ही पेट्रोल में मिलाया जा सका। उसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आया तो एक महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम E10 फ्यूल को लेकर के आएंगे। उसके बाद जब 2018 आया तो मोदी सरकार ने ये कहा कि अब हम E20 फ्यूल लेकर के आएंगे, अब हम 20% इथेनॉल को मिलाएंगे पेट्रोल में। और उन्होंने इसके लिए टारगेट समय भी रखा। उन्होंने कहा कि हम 2030 तक हम जो है ये पेट्रोल में 20% इथेनॉल को हम मिलाएंगे। हालांकि इस डेट को पीछे किया गया, यानी बदला गया। जो 2030 टारगेट रखा था उसको दोबारा 2025 किया गया और मार्च 2025 में सरकार ने अपना टास्क पूरा भी किया। E20 जो पेट्रोल है वो पूरी तरीके से रोल आउट हो गया और आज की डेट में आपको हर फिलिंग स्टेशन पे E20 पेट्रोल मिलता हुआ दिख भी जाएगा। उसके बाद सरकार ने इसी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम E85 फ्यूल को लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि पेट्रोल में 85% इथेनॉल को मिलाया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा इथेनॉल का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हमारा निर्भरता दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में कम होता जाएगा। तो अब E85 जैसे पेट्रोल भी भारत सरकार ने जो है लॉन्च कर दिया है। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आप देखे होंगे कि भारत सरकार ने E100 फ्यूल लाने की भी अप्रूवल दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हम 100% इथेनॉल से हम गाड़ियों को चलाएंगे। अब यहां तक तो बात ठीक है, अगर भारत सरकार ऐसा कर रहा है, कुछ नया इनोवेशन कर रहा है और हमारी अगर निर्भरता किसी दूसरे देश में कम हो रही है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दोस्तों कहा भी जाता है कि जब हम कोई चीज अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी उस पर पड़ता है। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? अगर देखें तो बहुत सारी गाड़ियां जो भारत देश में अभी इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब लगभग BS3 और BS4 मॉडल की गाड़ियां हैं, जो लगभग 2010 और 2022 के अंदर जो है खरीदी गई थी। अब ये जो गाड़ियां हैं इनके जो इंजन डिजाइन किए गए हैं ये बिल्कुल इथेनॉल कंपैटिबल नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास BS3 BS4 मॉडल की गाड़ियां हैं उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि जो ये मेरी गाड़ी BS3 BS4 मॉडल की है, क्या ये इथेनॉल कंपैटिबल है या नहीं है? अगर हम इथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमारी गाड़ियों के परफॉर्मेंस में कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केट में चल रही हैं। हालांकि सरकार ने E85 और E100 फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों को भी लॉन्च करने का आदेश दे दिया गया है। इन गाड़ियों को हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहते हैं। ये गाड़ियां 100% जो है इथेनॉल फ्यूल से चलेंगी, लेकिन अभी की जो गाड़ियां हैं वो 100% इथेनॉल से नहीं चल पाएंगी क्योंकि उसके इंजन को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया है। तो E20 की जो गाड़ियां हैं वो जो BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं, लगभग 2023 और 25 वाली जो गाड़ियां हैं उनमें तो बहुत अच्छे से चल सकती हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। लेकिन जो BS3 और BS4 मॉडल की गाड़ियां हैं उनमें भी E20 जो इथेनॉल वाली फ्यूल है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसा कि लोगों ने बताया कि उसमें जो प्रॉब्लम्स देखे गए, लोगों के द्वारा ये बताया कि जब हम अपने BS3 BS4 मॉडल की गाड़ियों में E20 पेट्रोल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइलेज डाउन हो रहा है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 से 7% तक गाड़ी का जो माइलेज है वो डाउन हो रहा है। इसके अलावा जो उसमें रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स लगे हुए हैं वो हार्ड होकर के क्रैक हो जा रहे हैं इथेनॉल की वजह से, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा कोरेजन की भी स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इथेनॉल है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे में जो फ्यूल टैंक है वो जिसमें मेटल की चीजें लगी हुई हैं उनमें रस्टिंग के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जा रहे हैं। उसके अलावा भी अगर गाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठंड के दिनों में अगर इथेनॉल फ्यूल वाली गाड़ियों को अगर स्टार्ट किया जाए तो वो सही से स्टार्ट हो ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। हालांकि BS6 वाले मॉडल में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं क्योंकि उनकी इंजन को E20 फ्यूल के कंपैटिबल में बनाया गया है, तो वो गाड़ियां स्मूथ चल रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भारत सरकार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भी लॉन्च करने वाला है जो E100 जो फ्यूल से वो चल सकेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम BS3 और BS4 मॉडल में आ रही है। देखिए दोस्तों, अब मैंने जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुआ वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया और भारत सरकार के मन में ऐसे क्या विचार है कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया, मैंने ये भी बताया और आपको ये भी बताया कि कैसे इथेनॉल को बनाया जाता है और इथेनॉल क्या होता है। अब बात ये आती है कि अगर आपकी गाड़ी BS3 या BS4 मॉडल की है और अभी आज तक आपने E20 फ्यूल को अगर फिल करवाया हो, तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में देखने को मिला है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे शेयर जरूर करें और अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में दें कि भारत सरकार की इस मुहिम से आप कितना कर रहे हैं, कितना आप सेटिस्फाई हैं, इसे आप जरूर
बताएं। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।